So hello everyone, welcome back to the channel. I am Yuvraj and in today's video we'll be talking about a strategy for JEE 2021 and that is how can you score 150 plus marks in your JEE exam in 2021. हम बात करने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों सब्जेक्ट्स में मैं आपको 50 प्लस मार्क्स की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। अब ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपका तो आप उसमें 75-80 मार्क्स एम कर सकते हो और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आप कंबाइंड 70 टू 80 मार्क्स एम कर सकते हो जिससे आपका 150 का स्कोर बन जाएगा। बट मैं आपको तीनों में ही 50 प्लस की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी की फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग होती है, किसी की मैथ स्ट्रांग होती है, किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, तो वो आपके डिस्क्रिप्शन पे होगा। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे फिजिक्स की बात, उसके बाद करेंगे मैथ्स की बात और फिर करेंगे केमिस्ट्री की बात। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसी मॉक टेस्ट को देके हम अपने आप को जज कर सकते हैं, अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करके उनको सही करके अपना स्कोर एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। वो जो हम एनालाइज करके जो अपने 20-30 मार्क्स इंप्रूव करते हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं हमारे फाइनल जेई रैंक जो हमारी निकल के आती है। तो इसलिए ही मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला जो मॉक टेस्ट है, अनअकैडमी चैंप्स। हमारा अनअकैडमी चैंप्स मॉक टेस्ट जो होने वाला है 26 जनवरी 2021 को 12 to 3 PM, ये आपका ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट होने वाला है। तो अगर आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि अगर पूरे इंडिया के बच्चे एक पेपर देते हैं तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आप डेफिनेटली इसमें एनरोल कर सकते हो। और पोस्ट टेस्ट आपकी एक क्लास होगी जिसमें टॉप एजुकेटर्स जैसे पीयूष महेश्वरी सर, ब्रिजेश जिंदल सर, नमो कौल सर, वो आपको टिप्स ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बता रहे होंगे आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए। तो हमारा मॉक टेस्ट देने का एम क्या होता है, हमारा मोटिव यही होता है कि हम मॉक टेस्ट दें, हम अपनी गलतियों को पॉइंट आउट कर सके और उन्हें इम्प्रूव करके उन्हें ठीक करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकें। तो आपको अब ये खुद भी एनालाइज नहीं करना होगा, आपको इतने हाई लेवल के टॉप एजुकेटर्स आपको आपकी गलतियां बता रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो, तो आपको 6 मंथ्स की अनअकैडमी की स्कॉलरशिप मिल रही होगी और 1-to-1 गाइडेंस मिल रही होगी किसी ना किसी टॉप एजुकेटर्स से। आपको अभी पैनल्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये 6 पैनल्स हैं जिससे आपको टिप्स और गाइडेंस मिल रही होगी। और फॉर्मेट की बात करें तो वही आपका जेई मेंस की तरह 3 घंटे का पीसीएम, 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस ओवरऑल, 25 क्वेश्चंस ईच विद नेगेटिव मार्किंग, फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है। एंड इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा कोड यूज करना है KE आर्मी, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आप कोड यूज करोगे तो ये आपका टेस्ट अनलॉक होगा। तो डेफिनेटली एनरोल फॉर इट, आई हाईली एनकरेज यू टू डू दिस। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में ये जो 11th का आपका सेकंड हाफ वाले चैप्टर्स हैं, सॉलिड्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम वेव्स, इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और इसको अगर आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फ्लूइड्स थोड़ा सा बच्चों को वेग लगता है, बट सॉलिड्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम वेव्स अगर आपने ढंग से कर रखा है, थोड़ी बहुत अपने क्लास में ध्यान से सुनना, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स एडवांस में जाके थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट मेंस में सही होता है। तो अगर आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से लगा सकते हो। अब जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं वो है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आते हैं, और जो ग्रीन में है वो है कि कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बट अगेन क्योंकि मैं आपको 150 प्लस की स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ, ये 200 प्लस की नहीं है, तो हम इसमें लोअर बाउंड ही लेके चलेंगे कि इसमें से मान लो आपने 3 क्वेश्चन लगाए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स इन फिजिक्स। सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। आई वुड रिकमेंड कि एक पास्ट 10 ईयर सीबीएसई की एक बुक आती है एमटीजी पब्लिकेशंस की, आई गेस उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मेरे को मिली तो, वो Amazon पे।
उसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आप बड़े ईज़िली लगा सकते हो। एनसीईआरटी लेवल भी उसका पढ़ लोगे तो बहुत ईज़िली आपके क्वेश्चन टिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ से। नेक्स्ट आया ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इससे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ा-सा कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं जो तो कि थोड़े हाई लेवल के हैं, वो बच्चों से नहीं होते हैं। बट मॉडर्न फिजिक्स अगेन ईज़ी है, इसलिए मैंने 4 से 5 में से आपको बोला है कि आप 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकालो। इन केस अगर ऑप्टिक्स का मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है और आप नहीं कर पाते, अगर ईज़ी आ गया वहाँ से भी, तो डेफिनिटली हम ये 2 से 3 बढ़ भी सकते हैं। ठीक है? तो मैं बहुत ही बेस लेवल पे आपको 150 प्लस की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और अगर ईज़ी क्वेश्चन आ गए, तो आप 150 की प्रिपरेशन में ही क्या पता 170 तक भी फोड़ दो। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स तो यार आई वुड रिकमेंड कि आप सारे ही करके जाना। एसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थोड़ा-सा एंड में जाते-जाते, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एडवांस लेवल तक हम पहुँच जाते हैं। बट अगर आप बेस लेवल तक भी करके जाओगे तो इन तीनों में से आई वुड से कि आप 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म चार्जेस और ईएमआई में से 1 क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन और काइनेमैटिक्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सिमेटली और एक तो आप डेफिनिटली कर ही कर सकते हो। यूनिट्स डायमेंशन का आ गया तो 100% हो जाएगा। काइनेमैटिक्स की भी अगर आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक-ठाक तैयारी है, आपने पीवाईक्यूज़ लगा रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अगर यार वही बात है, अगर आपको प्रॉब्लम एक्सपोज़र अच्छा है, होता क्या है ना कि अब जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं किसी हर एक चैप्टर की, तो जैसे एक चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं कि एक चैप्टर की हमने मान लो 50-60 प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो जब वो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो अगेन जब हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन से टैकल करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं आइडिया होता है कि इसको कैसे बेंड करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सपोज़र आपका ज़्यादा होगा, उतनी ही ईज़ी होगा आपको फास्ट और करेक्ट आंसर्स मेंस में टिक करना। ठीक है? तो इन ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा लॉज़ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन। अब इसमें मैं बोलूँगा कि ग्रेविटेशन इसमें ईज़ी है। लॉज़ ऑफ मोशन भी बच्चों का अच्छे से हुआ होता है, क्योंकि 11th का स्टार्टिंग का होता है, तो 11th में तो हम में जोश होता है, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। रोटेशन मतलब ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा इसको अवॉइड करता है, मुश्किल लगता है। तो रोटेशन को ठीक है, मैं कहूँगा आप छोड़ सकते हो, बट बाकी अगर आपने ठीक-ठाक कर रखे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएँगे और न्यूमेरिकल का अगर आपने 1 क्वेश्चन कर लिया, तो ये सब मिला के अगर हम लोअर बाउंड लेन ग्रीन क्वेश्चंस जो टिक किए हुए हैं, तो अराउंड 13 क्वेश्चन से प्लस बनेंगे और 13 क्वेश्चंस मतलब आपके 52 प्लस मार्क्स इसमें आ सकते हैं, 52 या प्लस मार्क्स। तो ये हो गए हमारी 50 मार्क्स की फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट मैथ्स पे। मैथ्स में जो मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो वही जो मैं मेरी टर्म यूज़ करता हूँ, लड्डू चैप्टर। बहुत ही लड्डू चैप्टर, एक दिन में भी ये तीनों पढ़ लोगे, तो ये 2 के 2 क्वेश्चंस आपके सही हैं। इनको हम कहेंगे फ्री के नंबर, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन के फ्री के नंबर हर कोई ले रहा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन्स तो मेरे को लगता है सब बच्चे ही कर लेते हैं और स्ट्रेट लाइन्स इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन्स और सर्कल्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बाकी भी हैं बट ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब स्ट्रेट लाइन्स ईज़ी है, ठीक है। इलिप्स ठीक है, ईज़ी है। हाइपरबोला भी ईज़ी है, क्योंकि हाइपरबोला क्यों ईज़ी हो जाता है? क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला कर लेते हो, तो इलिप्स और हाइपरबोला काफ़ी आसान हो जाता है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूलेज़ थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन्स हमें करना है। अब इसमें सर्कल और पैराबोला मैंने मीडियम लिखा हुआ है, क्योंकि इससे थोड़े ठीक-ठाक लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। बट जो देखा जाता है इलिप्स और हाइपरबोला के कभी-कभार ईज़ी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसके 4 क्वेश्चन आते हैं बट हमें सिर्फ़ 2 ही करने हैं। ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन्स ईज़ी है, तो स्ट्रेट लाइन्स हम डेफ़िनेटली करके जा रहे होंगे। करके हम सारे जाएँगे और करके से मेरा ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छी अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल नहीं भी है, तो एट लीस्ट हमें फ़ॉर्मूला सबके पता होने चाहिए। क्योंकि विद योर गुड लक अगर बाय चांस ईज़ी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो हमें ये बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मुझे फ़ॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फ़ॉर्मूलेज़ हमें सारे याद होंगे। हम सारे फ़ॉर्मूलाज़ याद करके जा रहे होंगे।
इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे उस चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है या नहीं है, फॉर्मूले हमें ज़रूर पता होंगे। इसलिए फॉर्मूला नोटबुक हमें डेफ़िनेटली बनानी है और उसको लास्ट डे भी पढ़कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलस पे। फंक्शंस, एलसीडी, एओडी, इंटीग्रेशन, एओआई, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो। एओआई का आई वुड से कि अगर आपने इंटीग्रेशन ठीक-ठाक लेवल पे कर ली, इंटीग्रेशन शुरुआत में डर लगता है बहुत बच्चों को, बट एज़ यू गो फर्दर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो ही प्रॉब्लम एक्सपोज़र की बात है। जितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम एक्सपोज़र होगा, उतना ईज़ी होगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को टैकल करना। तो इंटीग्रेशन सीम्स डिफिकल्ट इन द स्टार्ट, बट जैसे ही आप वही है यार, एक अपर लिमिट होती है। जैसे ही आप 80-90 क्वेश्चंस लगा लोगे, तो फिर जब 91st क्वेश्चन करोगे तो आइडिया होता है यार ठीक है, इसको ऐसे अगर मैं मोल्ड कर दूँगा, इसको इस फॉर्म में लिख दूँगा तो ये ऐसे-ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये खुद एक्सपीरियंस करोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इंटीग्रेशन हो गया तो एओआई भी आसान हो जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशंस इज़ एन ईज़ी चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपने ढंग से क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस इतना मुश्किल नहीं है, तो ये भी हो जाना चाहिए। फंक्शंस के कभी-कभार मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उसको इसमें अकाउंट में अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट इंटीग्रेशन, एओआई, डिफरेंशियल इक्वेशंस और एओडी, ठीक है? एओडी एनसीईआरटी में भी ठीक-ठाक लेवल का है, तो वही अगेन मैं बोलूँगा अगर आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं छोड़ के जा रहे होंगे, हमें फ़ॉर्मूलाज़ आने चाहिए एंड एट लीस्ट हमारी एनसीईआरटी सॉल्व्ड होनी चाहिए हर एक चैप्टर की, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। एनसीईआरटी हम पूरी लगा के जा रहे होंगे। नेक्स्ट जैसे हमारा वेक्टर 3D आया है, वेक्टर 3D में भी एनसीईआरटी अच्छे लेवल की है, तो आप एनसीईआरटी कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से आप 2 में से 1 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है? एनसीईआरटी कर लिया आपने, पीवाईक्यूज़ कर लिए, तो 2 में से 1 क्वेश्चन तो आप सिर्फ़ एनसीईआरटी लेवल पे वेक्टर 3D का लगा सकते हो, बट क्योंकि कभी-कभार मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमने इसमें 2 में से 1 ही माना है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, अब इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट अगेन अब बच्चे ऐसे डाउट्स पूछते हैं कि भैया पूरा ही छोड़ दें क्या? तो फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा, पूरा नहीं छोड़ना है आपको, फ़ॉर्मूलाज़ आपको आने चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यार ईज़ी हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी ईज़ी नहीं होने वाला है। क्योंकि हम प्रैक्टिस से बचते हैं ना कि यार हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व ना करने पड़े, थोड़ा ईज़ी आ जाए, तो यार एक बात तो हमें सबको पता है, नथिंग दैट इज़ वर्थ कम्स ईज़ी, नथिंग कम्स ईज़ी। हमें अगर कुछ चाहिए, हमें कुछ पाना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस कर लोगे। मैथ्स में एक यही रूल ऑफ थंब है, अगर आप प्रैक्टिस आपकी इस लेवल पे है, तो आपके मार्क्स भी इस लेवल के ही आएँगे। अगर आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की है, तो मार्क्स भी इसी लेवल के आएँगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आएँगे। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इंटीग्रेशन हो गई, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएँगे और इससे आपका डर भी निकलेगा मन का। तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे स्टार्ट में 15-20 क्वेश्चन ईज़ी प्रैक्टिस करो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो, बट प्रैक्टिस ज़रूर करो और धीरे-धीरे अपना स्केल ईज़ी से मीडियम पे डिफिकल्ट पे लेके जाओ, राइट? तो फिर आता है अलजेब्रा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स और पीएमआई। अब इसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगेन मैं पर्सनली बताऊँ तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब इन पाँचों टॉपिक्स में से प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बाकी 4 अकॉर्डिंग टू मी इज़ डूएबल, और डूएबल इन द सेंस कि अगर बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल की भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने ठीक-ठाक लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है, वही अब ठीक-ठाक लेवल से मैं ये टर्म बहुत बार यूज़ करता हूँ ठीक-ठाक लेवल, और ठीक-ठाक लेवल से मतलब होता है कि एनसीईआरटी लगा रखी है, आपने जो भी एक मॉड्यूल सॉल्व कर रखी है, कोई रेफरल बुक के मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, मॉक टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो, तो आपके फिर जब वही है ना कि प्रॉब्लम एक्सपोज़र बढ़ा हमारा अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू वन पॉइंट ओनली कि प्रॉब्लम एक्सपोज़र जितना होगा उतना ज़्यादा हम सॉल्व कर पाएँगे, राइट? तो अब इसमें से मैं प्रोबेबिलिटी को क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कभी-कभी मुश्किल क्वेश्चन भी बन जाता है और आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से, तो इसमें से भी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन ही लिए हैं, मैंने ज़्यादा स्केल अप नहीं रखा है, ठीक है? तो अब ये भी आप कर लोगे, तो जो ग्रीन वाले गिनोगे तो लोअर बाउंड लोगे इनका, जैसे मैंने 4 टू 5 ले रखा है तो हम 4 लेंगे, तो ये अगेन आपके 13 क्वेश्चंस बन रहे होंगे और आपके 52 मार्क्स बन जाएँगे। तो हमारे 52 मार्क्स हो गए हैं मैथ्स में। अब आते हैं केमिस्ट्री पे, जो कि दोनों से कंपैरेटिवली काफ़ी ईज़ी होता है। तो अब इसमें आप देखोगे तो मैंने सारे चैप्टर्स मेंशन नहीं किए हुए, डायरेक्ट मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिख के 9 से 10 हम ग्रीन 9 से 10 सारे कर रहे होंगे, 8 से 9 में 6 से 7 लिया। अब इनऑर्गेनिक में मैंने
पूरी की पूरी 9 से 10 की रेंज क्यों ली है? क्योंकि यार इनऑर्गेनिक एक ऐसा एरिया है केमिस्ट्री का कि अगर आपने एनसीईआरटी रट रखी है, अगर आपको वो बाय हार्ट लाइन बाय लाइन याद है, तो मेरे हिसाब से आप 9 से 10 क्वेश्चन उसके कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया 2-3 साल से एनसीईआरटी से बाहर भी पूछ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो उसका हम कुछ नहीं कर रखे, उस केस को अवॉइड करके ठीक है, अगर एनसीईआरटी से बाहर पूछ लिया, तो वो 9 क्वेश्चंस का आप 7 या 8 मान लो, बट मोस्टली एनसीईआरटी में से आता है। तो आपको एनसीईआरटी बाय हार्ट लाइन बाय लाइन एवरी बॉक्स एवरी टेबल 11th की हो 12th की हो आपको पूरी याद होनी चाहिए। और अगर वो याद है तो ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना कि अच्छा ये पूछा हुआ है, तो आपको 4 ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसका तो ये आंसर होता है। ठीक है, तो इट इज दैट इजी। बट इजी कब? जब आपने एनसीईआरटी पूरी याद कर रखी है, आपने अपना मेंस पेपर देने से पहले 10 से 15 बार पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और उसको हर दूसरे दिन रिवाइज किया है। क्योंकि जब तक आपने एक बार पढ़ लिया, अगर आप बार-बार नहीं पढ़ सकते, उसको रीआइटरेट नहीं कर सकते अपने दिमाग में, तो आपको याद नहीं रहने वाली है। एक बार, 2 बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो आप बार-बार हर दूसरे दिन उसे पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, तो भैया, तो सर, आपके ये 9 से 10 क्वेश्चन आपकी जेब में जा रहे हैं फ्री के, और इनमें टाइम भी नहीं लगता है। आपको भी पता है फिजिक्स मैथ्स में तो सॉल्व करना पड़ता है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने का भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, सीधा आंसर टिक, विदिन 30 सेकंड्स इसके 2 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है? अब ऑर्गेनिक में 8 से 9 में मैंने लिखा है कि 6 से 7 क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने आप बोलोगे कि भैया आपने फिजिक्स और मैथ्स में तो 50 प्लस बनाई हुई है, इसमें आपने 75 प्लस क्यों बनाई है? क्योंकि यार जनरली लोगों को केमिस्ट्री बहुत ईज़ी लगती है कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स, और वो स्टार्टिंग में ही 30-40 मिनट में इसे कर लेते हैं और मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। अगर आप 40 मिनट मैथ्स में लगाओगे, आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे जितना आप 40 मिनट केमिस्ट्री में लगा दोगे और आपके मार्क्स आ रहे होंगे। इसलिए ही दैट इज़ व्हाई वी से कि मेंस में हमें फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे कौन से सब्जेक्ट से मार्क्स आ रहे हैं, वी आर ओनली कंसर्न्ड कि हमारे मार्क्स आएँ। अब चाहे वो केमिस्ट्री में हमारे 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं या फिजिक्स में आ रहे हैं, वी डोंट केयर, हमें सिर्फ मार्क्स लाने से मतलब है। और क्योंकि हमने एसएसटी 10th में पढ़ी हुई है, रटी हुई है, सबके पढ़ के 100 में से 98-99 मार्क्स आए हुए हैं, तो रटना हमें पहले से आता है, हमें आदत पड़ी हुई है रटने की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़िली इसलिए ही है क्योंकि रटने का बहुत है इसमें, मैथ्स में इतना रटने का नहीं है, समझना भी पड़ता है आपको। बट इनऑर्गेनिक में समझने का बहुत कम है, रटने का बहुत ज़्यादा है। तो जितना आप रटोगे, तो अगर आपने 9 क्वेश्चन निकाल लिए, तो 36 मार्क्स आपके यहीं पे बन गए, और हम तो सिर्फ 50 प्लस का एम कर रहे थे। इसलिए ही, क्योंकि 36 सिर्फ इनऑर्गेनिक से ही बन गए रट के, तो इसलिए यहाँ पे 75 प्लस का मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी अगर आप वीक पढ़ते हो, तो अगर कोई और आपका फिजिक्स या मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें भी 50 प्लस तक जा सकते हो। इट इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कंपैरेटिवली ईज़ी होती है, और अगर आप पुश कर सको, तो करने की कोशिश करना। ठीक है? ऑर्गेनिक में 8 से 9 में 6 से 7 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कभी-कभी मुश्किल आ जाती है रिएजेंट्स और हम फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुँच पाते। कुछ स्टेबल प्रोडक्ट कुछ और बन रहा होता है, हम कुछ और मार्क कर आते हैं, तो ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम एक डरावना चैप्टर रहता है बच्चों के लिए, तो ठीक है, आप ये छोड़ सकते हो। बट बाकी सब आए मेरे हिसाब से डुएबल होते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स अगेन, अब आपने फिजिक्स में भी अगर पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो दोनों जगह पढ़ते हो, तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ी सी टर्म, थोड़े प्लस माइनस साइन इधर उधर होते हैं, बट क्योंकि दोनों जगह पढ़ रहे हो, तो एक हो जाता है कि एक तीर से दो निशाने टाइप्स, कि आपका केमिस्ट्री में भी हो गया और फिजिक्स में भी हो गया। ऑल दो थोड़ी अप्रोचेस अलग होती है, थोड़े कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, बट ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन में से 4 से 5, इनऑर्गेनिक में हम पूरे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बनाया है ये। ठीक है, ऑर्गेनिक में 6 से 7, तो अगर आप लोअर बाउंड लोगे 9 + 6 + 4 19, और 19 इंटू 4 करोगे तो आपके 75 से ऊपर मार्क्स बन रहे होंगे। ठीक है? तो अब तीनों को प्लस करोगे तो बन गए आपके 150 प्लस मार्क्स। 52, 52, 75 को 52, 52, 76 सॉरी, प्लस करोगे तो आपके 150 से ऊपर 150 मार्क्स से ऊपर बन जाएँगे। कांग्रेचुलेशंस! ये थी आपकी स्ट्रैटेजी 150 प्लस मार्क्स की। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको थोड़ा
हेल्प हुई हो ये वीडियो देखकर और हुई है तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ देना, नीचे कमेंट कर देना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो एंड आप क्या चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। ऑल्सो वी आर वेरी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट टिल नाउ। और तब तक के लिए यार फिर मिलते हैं अगली बार। ओके, बाय बाय, सी यू अराउंड।